जय हिंद दोस्तों, जीत टेस्ट सीरीज में आपका स्वागत है। आज चलिए पढ़ते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। आपका एग्जाम बहुत नज़दीक है। ये कुछ यह इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, छोटा वीडियो होगा लेकिन बहुत महत्वपूर्ण होगा। इसमें देखेंगे, सबसे पहला प्रश्न है, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से कब वापस आए थे? महात्मा गांधी जी की बात हो रही है। भारत देश के राष्ट्रपिता कहलाते हैं और इन्हीं की अगुवाई में ही हमारा देश आज़ाद हुआ। तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से कब वापस आए थे? तो 9 जनवरी 1915 को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से वापस इंडिया आए थे। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे गांधी जी दक्षिण अफ्रीका क्या करने गए थे? तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका एक वकालत के कार्य के लिए गए थे और ये 1896 लगभग 1896 में गए थे और 1915 21 साल ये दक्षिण अफ्रीका में बिताए। लगातार नहीं, मतलब लगभग 21 साल ये दक्षिण अफ्रीका में रहे और वहाँ पर वहाँ के लोगों के लिए भी बहुत कुछ काम किया। तो जब वहाँ से वापस आए थे 9 जनवरी को, इसलिए प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है, तो 9 जनवरी को मनाया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, गांधी जी फिनिक्स आश्रम की स्थापना कहाँ की थी? तो फिनिक्स आश्रम, जैसे भारत में साबरमती आश्रम की स्थापना किए थे, उसी प्रकार से दक्षिण अफ्रीका में इन्होंने अपने रहने के लिए, बैठने के लिए, वहाँ पर लोगों की बातें सुनने उनने के लिए एक आश्रम की स्थापना किए थे जिसका नाम था फिनिक्स आश्रम। और ये कहाँ पर है? दक्षिण अफ्रीका में डरबन शहर में है। यहाँ पर फिनिक्स आश्रम की स्थापना की थी। और भारत में जो साबरमती आश्रम की स्थापना हुई है वो 1916 में हुई है। जब 1915 से वापस आए तो नींव तो पड़ी थी 1915 में, लेकिन बन के कंप्लीट हुआ 1916 में। साबरमती आश्रम मतलब ये यहाँ पर है अहमदाबाद में, साबरमती नदी के तट पर। अगला प्रश्न है, चंपारण आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था? चंपारण आंदोलन गांधी जी का भारत में पहला सत्याग्रह आंदोलन था। फिर से समझेंगे, चंपारण आंदोलन जब गांधी जी वहां से वापस आए थे तो भारत में पहला सत्याग्रह आंदोलन चलाए थे, वो ही चंपारण था। ये क्या था? तो चंपारण था 1917 ईस्वी में। यहाँ पर अंग्रेजों ने बिहार क्षेत्र में मतलब नील की खेती से संबंधित इन्होंने एक शर्त रखी थी कि आपको हर हाल में, किसानों को हर हाल में आपको नील की खेती करनी ही है। तो इसीलिए किसान परेशान थे क्योंकि नील जो कृत्रिम रूप से बनाई जाने लगी रही थी इंग्लैंड में, और यहाँ से जो नील की खेती होती थी, एक प्रकार का पेड़ होता है नील, जिससे उसके फूल से, उसके पत्तियों से नील निकाला जाता था। और नील की खेती जिस खेत में होता है वो खेत धीरे धीरे उसकी उपजाऊ क्षमता समाप्त हो जाती है, इसलिए किसान लोगों का नुकसान था। लेकिन जब नील की खेती पहले ज्यादा होती थी, ज्यादा जब मांग थी इसको विदेशों में, तब तो ठीक था, कोई दिक्कत नहीं थी। जब धीरे धीरे कृत्रिम सिंथेटाइज नील का निर्माण होने लगा इंग्लैंड में, तो यहाँ पर इसका मतलब बंद कर दिया गया धीरे धीरे, मतलब इनको नुकसान होने लगा। अब बिक्री कम होने लगी, तो और यहाँ पर जमीन भी बंजर होती जा रही थी। इसीलिए से यहाँ के किसान परेशान थे और वो चाह रहे थे कि अब हमको नील की खेती ना करना पड़े। तो इसलिए एक किसान थे जिनका नाम था राजकुमार शुक्ल। राजकुमार शुक्ल ये किसान थे, ये थोड़ा से पढ़े लिखे थे, राजकुमार शुक्ल। तो इन्होंने गांधी जी के पास, मतलब गांधी जी से अपनी बात बताई और उनसे मिले और उनको ले गए, मतलब वहाँ पर बिहार क्षेत्र में। और मतलब जांच पड़ताल की, मतलब क्या बात है, क्योंकि ये वकील भी थे तो भाई हर प्रकार से कानून जानते थे, तो अंग्रेजों से कैसे छुटकारा पाया जाए। तो इस प्रकार से ये गांधी जी का पहला सत्याग्रह, मतलब सत्य की मांग, भाई गलत काम नहीं, सत्य। गांधी जी सत्य और अहिंसा के पुजारी थे, तो सत्य के मार्ग पर ही सदैव चले हैं जब तक उनका जीवन था। और अंत में सत्य के मार्ग पर चलते हुए ही
30 जनवरी 1948 को उनकी हत्या कर दी गई थी, क्योंकि उन्होंने ये कह दिया था कि भाई ऐसा है कि मानव जाति सब एक समान है, हिंदू हो या मुस्लिम हो, वो कहीं भी रह सकता है। इसलिए शायद कुछ लोगों को ये बात अच्छी नहीं लगी, इसलिए उनको गोली मार दी गई थी। ये समझ में मतलब यहाँ के मुस्लिम जो थे समुदाय, उनको कह रहे थे कि भाई वो यहाँ न रहे, ये केवल हिंदुस्तान है। लेकिन गांधी जी का कहना था नहीं भाई, मानव जात सब लोग हैं मानव, ये धर्म की क्या बात होती है, जो जहाँ चाहे वहाँ रह सकता है। तो शायद यही बात कुछ लोगों को अच्छी नहीं लगी और अंत में गांधी जी की हत्या कर दी गई थी। तो इस प्रकार गांधी जी के विषय में विशेष हम बातें भी कभी और किसी वीडियो में चर्चा करेंगे। अभी कुछ प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति ये पंचायती राज व्यवस्था संबंधित है। ये त्रिस्तरीय पंचायत की मांग किए हुए थे और फिर बात पे इनकी बात मान भी ली गई थी। भारत में त्रिस्तरीय पंचायत है, जिला स्तर में, ब्लॉक स्तर में और ग्रामीण स्तर में। और ये पंचायत की व्यवस्था भारत में आई है तो ये नागौर जिला राजस्थान से सबसे पहले शुरुआत हुई। तो भारत में कैसी पंचायती व्यवस्था है? त्रिस्तरीय है। एक अशोक मेहता थे, उन्होंने मांग की थी 2 स्तरीय पंचायत की मांग, लेकिन ये ज्यादा सुटेबल था। गांधी जी का ही कहना था कि भाई गांव, अगर किसी देश का विकास करना है तो जमीनी लेवल में विकास शुरू कीजिए, गांव लेवल में। जब तक गांव नहीं सुधरेगा, मतलब नींव मजबूत नहीं होगी, तो भाई ऊपर जा करके वो छत कैसे कंप्लीट होगा, कैसे मजबूत होगा? तो नींव मजबूत करने के लिए जमीनी लेवल में विकास चाहिए था। इसलिए यहाँ पर भी सरकार का गठन किया जाए छोटे स्तर में, और जब छोटे स्तर में सरकार सुधार करेगी धीरे धीरे ऊपर लेवल तक, मतलब लोकसभा, मतलब प्रधानमंत्री तक, ये कार्य मतलब नीचे से सुधार करने की ये प्लान था, योजना था। इसलिए पंचवर्षीय योजना लाई गई। हालांकि पंचवर्षीय योजना सबसे पहले ये शुरुआत हुई है मध्य प्रदेश से, लेकिन वो असफल थी। सफल पंचवर्षीय योजना नागौर जिला राजस्थान से शुरू हुआ है और 24 अप्रैल को शायद पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। 24 अप्रैल को शायद, हमें यही थोड़ा डाउट है, लेकिन 24 अप्रैल ही है शायद कि पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। बलवंत राय मेहता समिति त्रिस्तरीय पंचायत से संबंधित है, याद रखेंगे। गदर पार्टी की स्थापना, गदर पार्टी की स्थापना 1913 ईस्वी में हुई है और एक भारतीय मतलब स्वतंत्रता सेनानी थे लाला हरदयाल, इन्होंने एक पार्टी स्थापना की थी अमेरिका में। कहाँ पर? तो अमेरिका में। तो प्रश्न पूछा जा सकता है गदर पार्टी के स्थापना किस सन में हुई है, किनके द्वारा हुई है? तो लाला हरदयाल के द्वारा हुई है, 1913 में हुई है। कहाँ हुई है? अमेरिका में हुई है। मतदान की आयु बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मत देने की आयु, वोट देने की आयु 21 वर्ष से 18 वर्ष कब की गई? ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखिए अंग्रेजी शासन काल में यहाँ पर मतलब शुरू में जब अंग्रेज थे तो कुछ नियम कानून उनके द्वारा ही यहाँ पर बनाए गए थे। और आपको पता ही है कि भारतीय जो संविधान है उसमें 1935 के भारत शासन अधिनियम की बहुत सी बातें हमारे संविधान में ऐड हैं। और 1935 में देश हमारा आज़ाद नहीं था, और तो वो जो बनाया गया था अंग्रेजों के देख रेख में ही कुछ कानून बनाए गए थे यहाँ शासन करने के लिए। तो इसलिए बहुत सी बातें उसी से ली गई हैं। तो शुरू में मतदान की आयु, जो वोटर थे उनकी आयु अधिकतम थी 21 वर्ष। तो 21 वर्ष तो मतलब फिर बाद में इसे कम किया गया कि भाई 21 वर्ष ज्यादा होता है, और फिर बाद में इसे 18 वर्ष किया गया। तो कब किया गया ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो 1989 ईस्वी में। और अगर पूछा जाए कि संविधान संशोधन के तहत की गई थी तो आप बताएंगे 61वां संविधान संशोधन। 61वां संविधान संशोधन 1989 के तहत 21 वर्ष से मतदान की आयु 18 वर्ष कर दी गई है, और आज 18 वर्ष के सभी युवा मतदान कर सकते हैं। और आपको एक चीज और बता दे, पूरे दुनिया में सबसे अधिक वोटर वाला देश इंडिया ही है। पूरे दुनिया में सबसे अधिक वोटर वाला देश, मतदान करने वाला देश कौन सा है? इंडिया है। और अभी इस समय लोकसभा चुनाव चर्चा में ही है, और अभी इस समय जानते हो आचार संहिता लगी ही है। तो लोकसभा चुनाव बस नजदीक ही है, शुरू होने वाला है।
तो इसलिए जानना जरूरी था कि मतदान की आयु कितनी है, 18 वर्ष है। पहले कितनी थी, 21 वर्ष। 21 संविधान संशोधन तहत 61वें संविधान संशोधन किस साल में हुई है, 1989 में हुई है। अगला प्रश्न है विधवा पुनर्विवाह अधिनियम। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में आया और भारतीय एक समाज सुधारक थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर, इनके सहयोग से लाया गया। आपको बता दें 1829 में सती प्रथा का अंत हुआ। लॉर्ड विलियम बेंटिक और राजा राम मोहन राय के सहयोग से देश में सती प्रथा का अंत हुआ। ये एक बहुत बड़ी कुप्रथा थी ये, क्योंकि भाई अगर किसी पुरुष की अगर मृत्यु हो जाए तो बताइए, अकस्मात मृत्यु हो जाए तो भाई उसकी पत्नी को भी जिंदा जला दिया जाता था। ऐसी कुप्रथा थी उसके साथ में। तो सती प्रथा बहुत खराब कुप्रथा थी जो समाज और देश के मतलब नाम पर धब्बा था एक प्रकार का। तो इसलिए इसको सुधारने की जरूरत थी और ये अंत में 1829 ईस्वी में इस पर कानूनी रूप से रोक लगाई गई। तो ये उसके बाद भाई जो विधवा हैं तो शादी के लिए भी और सुधार की जरूरत थी। मतलब कि आखिर वो जो विधवा हैं अब वो कैसे जीवन यापन करेंगे, तो उनके विधवा पुनर्विवाह अधिनियम आया कि मतलब वो विवाह कर सकती हैं। जैसे पुरुष कई शादियां कर सकते हैं तो महिलाओं को भी अधिकार होना चाहिए। इसलिए ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने 1856 में एक मुहिम छेड़ी और विधवा पुनर्विवाह अधिनियम हमारे फिर पास करवा दिया गया अंग्रेजी शासन काल में। तो याद रखेंगे। अगला प्रश्न है भारतीय नौसेना की पहली महिला पायलट कौन है। भारतीय हर सेना में महिलाओं का दबदबा धीरे धीरे अब बढ़ रहा है। अब आर्मी में भी महिलाएं जोर आजमा रही हैं, वायुसेना में, नौसेना में। तो आपसे पूछा जा सकता है भारतीय नौसेना में सबसे पहली महिला पायलट कौन थी, तो शिवांगी सिंह थी। याद रखेंगे, शिवांगी सिंह। अगला प्रश्न है एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप कहाँ स्थित है। तो एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप उड़ीसा के तट पर है। उड़ीसा के तट पर है एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप आइलैंड है। यहाँ से रॉकेट मिसाइल को परीक्षण किया जाता है और चांदीपुर भी परीक्षण केंद्र जो है वो आपका उड़ीसा में ही मिलेगा। बालासोर परमाणु परीक्षण केंद्र, बालासोर परमाणु परीक्षण केंद्र और चांदीपुर परमाणु परीक्षण केंद्र, ये दोनों उड़ीसा में ही है। WHO का मुख्यालय कहाँ है। WHO का मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय जिनेवा है और जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। और WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई है। 7 अप्रैल 1948 को हुई है WHO की स्थापना। तो जिनेवा इसका मुख्यालय है। आपको बता दें विश्व स्वास्थ्य संगठन पूरे दुनिया में विश्व स्तर में सभी देशों को औषधि से संबंधित, स्वास्थ्य से संबंधित ये देख रेख करता है। अगर किसी औषधि को मान्यता देना है तो WHO ही मान्यता देता है। कोई इंजेक्शन या कोई वैक्सीन लॉन्च करना है तो जब तक ये उसमें मुहर नहीं लगाएगा तो वो मानी नहीं जाती है। परीक्षणों के बाद उसमें अथॉरिटी अंतिम रूप से WHO की लगती है। तो विश्व स्तर में WHO का ये काम होता है, स्वास्थ्य संबंधित, पर्यावरण संबंधित, समाज के हित संबंधित काम को ये WHO देखता है। भारत का पहला यात्री ड्रोन, बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत का पहला यात्री ड्रोन कौन था। तो यात्री ड्रोन था वरुण, इसका नाम था। और जुलाई 2022 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसका ट्रायल किए थे, प्रधानमंत्री मोदी जी। और ये यात्री रहित ड्रोन है, इसमें यात्री नहीं चलाते, एक लोग बैठ करके, ये मतलब वायुयान है एक प्रकार का, छोटा ड्रोन के रूप में एक लोग बैठ करके परीक्षण कर सकते हैं, देख सकते हैं, घूम सकते हैं। अगला प्रश्न है लंपी त्वचा रोग, बहुत इंपॉर्टेंट है। लंपी एक वायरस था। लंपी त्वचा रोग किससे संबंधित है, तो मवेशियों और पशुओं में होता था। ये वायरस के संक्रमण से होता है। ये हाल ही में चर्चा में था। तो ये गायों में ज्यादातर देखा गया, उसमें त्वचा में फोड़े जैसे संरचना बन जाती है, गोल गोल गिल्टी टाइप की। तो ये पशुओं में ज्यादातर देखा गया था। सबसे पहले ये केरल क्षेत्र में, भारत के कई राज्यों में फैला था। तो याद रखेंगे पशुओं में होता है मुख्य रूप से
किससे होता है? वायरस की वजह से होता है। अगला है जल जीवन मिशन की शुरुआत कब हुई है? तो जल जीवन मिशन का मतलब यह है हर घर जल पहुंचाना, जल हर घर तक पहुंचाने की एक बहुत महत्वपूर्ण केंद्र सरकार की योजना है। इसकी शुरुआत 2019 से हुई है और ये टारगेट रखा गया है कि 2024 तक हर घर तक पानी की उपलब्धता पहुंचा दी जाएगी। अगला प्रश्न है पालघाट दर्रा कहाँ है? तो पालघाट दर्रा केरल में है। इसे केरल का प्रवेश द्वार भी कहते हैं, दक्षिण का प्रवेश द्वार भी कहते हैं केरल का। पालघाट दर्रा ये कहाँ है? केरल में है। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और है, जल्दी से देख लेते हैं। देखिए अगला प्रश्न है अंतरराष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल फैमिली डे। इंटरनेशनल फैमिली डे मनाया जाता है 15 मई को। एक दिवस से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो 15 मई 1993 से इसकी शुरुआत हुई। इंटरनेशनल फैमिली डे कब मनाया जाता है? 15 मई को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है LOC और LAC। बहुत से बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, तो सबसे पहले इसका फुल फॉर्म समझिए। लाइफ ऑफ कंट्रोल इसे कहते हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल, लाइन ऑफ कंट्रोल कहते हैं LOC। और दूसरा है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो ये जो है फुल फॉर्म आप समझ गए होंगे। ये एक प्रकार का सीमा रेखा है भारत पाकिस्तान के मध्य जो है लाइन LOC है, जिसे लाइन ऑफ कंट्रोल कहते हैं और ये भारत सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त है, भारत और पाकिस्तान के मध्य है। दूसरा जो है LAC है, ये भारत और चीन के मध्य में है। ये जबरदस्ती खींची गई है, इसे चीन मानता है लेकिन भारत सरकार इसको नहीं मानती है, तो इसे मान्यता नहीं प्राप्त हुई है। LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल याद रखेंगे, भारत और चीन के मध्य है, इसे सरकार मान्यता नहीं दी है। अगला देखेंगे और ये खींची कब गई है? तो LOC 1947 में खींची गई है और LAC शायद 1962 में, शायद 1962 में खींची गई है। एग्जैक्ट ये हमें नहीं मालूम, क्लियर याद नहीं आ रहा है। आगे देखेंगे भूदान आंदोलन किसने चलाया था? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। दक्षिण भारत में भूदान आंदोलन चलाया गया और ये सबसे पहले शुरू हुआ है आंध्र प्रदेश से। कहाँ से शुरू हुआ है? आंध्र प्रदेश से भूदान आंदोलन शुरू हुआ है 1951 में और इसके प्रणेता थे आचार्य विनोबा भावे। आचार्य विनोबा भावे भूदान आंदोलन से संबंधित हैं। इसका मतलब क्या होता है, जल्दी से आप समझ लीजिए। इसका मतलब ये होता है कि भाई 1947 में जब हमारा देश आजाद हुआ तो हमारे देश के पास बहुत संकट थे। पहले संकट था तो रोटी की सबसे ज्यादा कमी थी कि भाई अनाज की पैदावार कैसे की जाए तो अनाज के उत्पादन के लिए खेत होना चाहिए। उस समय कुछ सेठ, कुछ जमींदार, कुछ बड़े लोग ही ऐसे थे जिनके पास ज्यादा जमीनें थी। तो इन्होंने एक दिमाग में इनके उपज आया और इन्होंने कहा कि अगर ऐसा किया जाए, देश में समानता लाना है, देश का विकास लाना है, तो छोटे छोटे मतलब बड़े लोगों से जो धनाढ़ हैं, किसान हैं, खेती हैं, जमींदार हैं, उनसे ये रिक्वेस्ट किया जाए कि भाई ऐसा है जो जिनके पास जमीन नहीं है उनको हम दान में दे दे जमीन, जिससे उस खेत में उत्पादन होने लगे। क्योंकि जिनके पास ढेर सारी जमीन होती थी वो हर पूरे खेत में कुछ न कुछ खाली ही रह जाता था और उस खेत का पूरा सदुपयोग नहीं होता था। तो इसलिए ये पहल शुरू हुई और ज्यादा से ज्यादा लोगों ने इनको जुड़े इसमें और फिर इसका लाभ उठाया गया। तो धीरे धीरे करके ये सभी जो बंजर जमीन होया करती थी वो बंजर नहीं बचने लगी और धीरे धीरे सब में खेती शुरू होने लगी। तो भूदान आंदोलन विनोबा भावे 1951 से शुरू हुआ। किस राज्य से? आंध्र प्रदेश से। अगला प्रश्न है विटामिन डी का रासायनिक नाम। इसे धूप का विटामिन कहते हैं, सनशाइन विटामिन कहते हैं, विटामिन डी को कहते हैं। इसका रासायनिक नाम जो होता है कैल्सीफेराल कहते हैं। क्या कहते हैं? कैल्सीफेराल। कैल्सीफेराल इसका रासायनिक नाम है। सनशाइन विटामिन कहते हैं, धूप का विटामिन भी कहते हैं। दूरी का सबसे बड़ा मात्रक पारसेक होता है। क्या होता है?
पारसेक सबसे बड़ा मात्रक होता है जो एक ग्रह से दूसरे ग्रहों की दूरी माप सकता है। विश्व में एफिल टावर कहाँ है? तो एफिल टावर कहाँ है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये फ्रांस के पेरिस में है। कहाँ है? पेरिस में एफिल टावर है। जल का सामान्य तापमान क्या होता है? तो आपको पता है जल का सामान्य तापमान 4 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। 4 के नीचे अगर होगा तो जल से बर्फ में बदलने लगता है और इसलिए सामान्य जल का टेम्परेचर 4 होता है। समतापी जंतु कौन होते हैं? ऐसे जंतु जिनके शरीर का टेम्परेचर, इंटरनल टेम्परेचर जो चेंज ना हो, उसे समतापी जंतु कहते हैं। जैसे स्तनधारी हैं, जैसे पक्षी हैं, ये समतापी या वार्म ब्लडेड कहते हैं, गर्म खून वाले, जिनके शरीर के इंटरनल पार्ट का जो टेम्परेचर है वो सदैव अस्थायी रहता है। अगला देखेंगे भारत का सबसे बड़ा जलमार्ग कौन सा है, और आखिरी प्रश्न है ये, भारत का सबसे बड़ा जलमार्ग तो ये है गंगा नदी पर, और ये 1620 किलोमीटर समथिंग इसकी लंबाई है, और ये इलाहाबाद से लेकर के पश्चिम बंगाल के हल्दिया तक का है। याद रखेंगे राष्ट्रीय जल मार्ग नंबर 1 कहाँ से है? प्रयागराज से हल्दिया तक है। तो ये भी आपको महत्वपूर्ण प्रश्न था। ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला है। आप ऐसे ही चैनल में बने रहिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। ऐसे ही कंटेंट हम आपसे प्रस्तुत करते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।